तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मुझे एक चीज़ बतानी थी कि ये जो यूको वाले हैं ना भाई इतने घिर चुके हैं भाई, मेरे ऑडियो पे कॉपीराइट मार रहे साले। तो मैं थोड़ा बहुत नाम चेंज करूँगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को, मतलब जो मैं थोड़ा बहुत इंग्लिश वर्ड यूज़ भी करता हूँ ना उसे भी हिंदी करता हूँ। और कुछ कुछ बंदों के नाम एग्जैक्ट नहीं लूँगा, नहीं तो ये साले लग रहा है उसके हिसाब से भी कॉपीराइट दे रहे हैं। तो अपन कुछ नाम चेंज कर लेते हैं, जैसे जोकिंग को जू ही बोलेंगे और सर्जेंट थंडर को थंडर बोलेंगे और जोकिंग की स्क्वाड बोल देंगे, ऐसा कुछ। मतलब तुम लोग समझ लेना, नहीं तो साले कहीं से भी पकड़ेंगे तो कॉपीराइट मार रहे हैं। तुम देख सकते हो मैंने पोस्ट डाला हुआ यूट्यूब पे, मेहनत ख़राब कर दे रहे हैं भाई ये लोग। तो आगे बढ़ते हैं। अपना लौंडा जू जो था वो पेड़ पर बैठा हुआ था और थंडर को करप्ट होते हुए देख रहा था। अपन वो म्यूटेंट नहीं बोलेंगे, करप्ट बोलेंगे। उसको आती है गुस्सा। सूर्यास्त का समय धीरे धीरे हो रहा था और दिन के उजाले अब अंधकार में बदल रहे थे। तो मैं ये वीडियो छोटा ही डाल के जा रहा हूँ, शाम में आकर डालूंगा और देखता हूँ पहले भाई कॉपीराइट आ रही कि नहीं इस पे, नहीं तो फिर मेहनत ये लोग बेकार कर रहे हैं। अब ऑडियो पे तुम कॉपीराइट मारोगे तो मेरे को पूरा ऑडियो ही चेंज करना पड़ेगा यार, समझ रहे हो। वीडियो तो ठीक है मैं रिप्लेस कर देता अपने दूसरे ऑडियो के साथ, मतलब सेम ऑडियो के साथ कोई दूसरा वीडियो डाल देता। और फिलहाल ये देखता क्या है कि 5 जो थे ना दूसरी वाली टीम यानी ब्लड शैडो वाले बंदे थे, 2 थंडर से बैटल कर रहे थे और 3 जो थे ना आसपास नजर बना के थे। और टीम ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग थी, वो जो बंदी थी जोकिंग के टीम की ना उसके बराबर, यानी कि कंडेंसेशन के 3rd लेवल पे। अरे लेकिन देखो, क्योंकि थंडर के आसपास ये लोग जा नहीं सकते थे, ये उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो आसपास बस नजर रख रहे थे। लेकिन वो भी तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट तो कर ही रहे थे ना। और जो जिनसे थंडर के बैटल चल रहे थे वो उसमें से एक तो कमजोर था उनसे, और लेकिन था वो की कंडेंसेशन के 6th लेवल, मतलब उनके टीम का लीडर बोल सकते हो। और काफी खुश हो रहा था कि क्योंकि अब थंडर की जो स्क्रीन थी धीरे धीरे हरी पड़ते जा रही थी। और ये कहता वैसे भी तुम मरने वाले हो तो खुद को क्यों नहीं मार लेते जल्दी से, मतलब करप्ट होके पूरी तरह से खत्म हो गए तुम्हारे उस साथी के जैसा जो मोटा भी मर गया था। क्योंकि अगर तुम खुद से मार लोगे तो मैं तुम्हारे स्क्वाड का ध्यान रखूंगा। लेकिन थंडर भी कहता है कि तुम मर जाओगे ना तो फिर मेरे स्क्वाड का ध्यान रखने के लिए बाकी लोग हैं। फिर ये कहता है लेकिन मैं तो टेस्ट करना चाहता हूँ ना उस लड़की को, और वो बच्चा वो तो एक खजाने के जैसा रहेगा। दूसरा बंदा जो इस बंदे के साथ था वो एक मिडिल एज मैन था, थोड़ा अगली था, थोड़ी कुबड़ उबड़ निकली हुई थी। लेकिन एक चीज़ था, जो तीर धनुष वाला बंदा था जू की टीम में उससे स्ट्रॉन्गर था, यानी कि कंडेंसेशन के 5th लेवल पे था, लेकिन स्टेबल पावर नहीं था, यानी जस्ट ब्रेक थ्रू किया होगा। थंडर जो थे लगातार अटैक कर रहे थे और ये दोनों भी चालाक थे काफी, क्योंकि इनको मालूम था कि अगर डायरेक्ट एकदम ही बैटल में जाएंगे तो ये भी इंजर्ड होंगे। थोड़ी दूरी बनाकर अटैक करते थे। थंडर का ये था कि मरूंगा, इनको मार के मरूंगा। और जू की आंखों में एक अलग खूंखारपना बढ़ते जा रहा था कि अच्छा ठीक है, एक 6वें लेवल पे, एक 5वें और 3 है 3रे लेवल पे। सच्चाई ये थी ये जा सकता, लेकिन थंडर ने इसके लिए जो किया था ये कैसे जा सकता था। फिर दूसरे साइड देखता जहाँ पर पेड़ वेड़ दिख रहे थे अच्छे खासे, तो इसका वो सीन था कि अचानक से हमला करना है शैडोज के बीच में से। डिसीजन ये बना चुका था, तीर के समान आगे बढ़ता है, इतनी तेज भागता है ना कि ऐसा लग रहा था कि पूरे छाए बनते जा रहे हैं, आफ्टर इमेजेस जैसे हम कहते हैं। नीचे जो भी था इसको पता ही नहीं था कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और जू अपना बैटल में उतर चुका था। पहले प्रकट होता है वो जो नहीं बनता था, ये लोग जो कि नजर बना के रख रहे थे ना। अब जब जू आगे बढ़ता था हवा का झोंका भी चलता है ना, अगर आप बहुत तेजी से पढ़ते हो तो वो बंदा उस तरफ देखता है, लेकिन तब तक अचंभित हो जाता है क्योंकि एक सरिया सीधा इसके मलपट की तरफ आता है और जू एकदम चीता के समान आके पड़ता है। इसको निपटाने के बाद दूसरे बंदे की तरफ दूसरा बंजारा इसे देख लेता है, भागने की कोशिश करता है, बट ये लौंडा क्योंकि मेरे से सीख रहा था तो बहुत तेज था, एक मुक्का मारता है। जो इसके पास वो टेक्निक थी, जो मंत्र था इसके पास, अब मैं उसका भी नाम नहीं लूंगा, बस तुम समझ लो फिलहाल, जो बांस के वृक्ष के पत्ते के ऊपर लिखा हुआ था। और ये मुक्का इसका सीधा उसकी छाती पे लगता है, खून चारों तरफ फैल जाता है, मतलब फाटे जाती है छाती भाई। लेफ्ट हैंड से ही फिर ये डैगर निकालता और बहुत तेजी से तीसरे बंजारे की तरफ पड़ता है। क्योंकि इसकी छाती फटी थी, तीसरा बंदा अलर्ट हो चुका था। अलर्ट था लेकिन काम का कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब तक ये पूरा तैयार हो रहा था ना, मतलब तैयार तो था ही, तब तक एक कोल्ड एकदम डैगर इसकी तरफ पड़ता, सीधा इसके चेहरे की तरफ पड़ता। बहुत फास्ट होता है तीनों की मृत्यु। ऐसा लगता है ना कि तीनों लाशें एक साथ जमीन पे गिर गई, समझ रहे हो कितना फास्ट था ये। एक के तो पैर में जो टॉर्सो बोलते हैं उसको ही फाड़ देता है। और इस समय जोकिंग आगे बढ़ता है, बाल पड़े थे, चेहरा आधा खून से सना था और आंखें एकदम कातिलाना, पूरा भेड़िए के समान। अंडर और वो दोनों बंदे सरप्राइज होके देखते हैं। खफा भी मानो एक बार को ना रुक से जाती है। या तो भाई मुझे ये भी लग रहा है ये साले AI के थ्रू मुझे पकड़ रहे होंगे, क्योंकि मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत तो मैच करा ही ले रहे होंगे। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग। थंडर इस दौरान कहते हैं बच्चे यहाँ से निकल जाओ। जू इन्हें इग्नोर मारता है और उस कैप्टन की तरफ देखता है, और इसको भी समझ में आ रहा था इसने कुछ तो चीजें गलती की थी इस वाले कैप्टन ने, क्योंकि जो बंदा मारा था अपना घोस्ट वो मृत्यु से डरता नहीं था तो बहुतों को मार गया था। दूसरा इस बच्चे को कम में आंकना। और अब ये जो कैप्टन था अपने वो वाले साथी जो मिडिल एज मैन था उससे कहता है कि इसे मार दो। इसका यही था कि अगर सीरियसली इंजर्ड भी होते तो मैटर खत्म करना है। ये मिडिल एज मैन जो कि कंडेंसेशन के 5th लेवल पे था, जू के डायरेक्शन में पड़ता है, और ये इतना भी जान चुका था कि बंदा बहुत फास्ट है। अब इसको लगता है ये मार तो सकता है इसको, तो कहीं एकदम कातिलाने आंखों से देखता है।
कर क्या पाएगा, क्योंकि 5th लेवल का बंदा सामने था। अब बैटल करोगे तभी तो पता चलेगा कि आपकी क्षमता कितनी है। तो एक मुक्का मारता है इस बंदे की तरफ, वो बंदा हंसता है। ये बंदा जो था ना अपने स्पिरिचुअल पावर से एक बैरियर सा बना देता है, तो जोकिंग का अटैक उसको पार ही नहीं कर पाता है, इसकी बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन धीरे धीरे बैरियर में हील होने लगता है और जोकिंग को लेकिन थोड़ा सा ना वो बैकलैश लगता है, वो पीछे जाके करता है, थोड़ा हड्डी उड्डी सही करता है क्योंकि हाथ थोड़ा हिल जाता है। दूसरा अटैक मारता है, पूरी तरह से जो ये सीमा थी वो कोलैप्स कर जाती है। लेकिन ये जो बैरियर था जब टूटता है ना उसमें बहुत सारे ब्लेड्स बन जाते हैं, जोकिंग को इंजर्ड कर देते, पीछे जाके गिरता है। ये जो कलाई इसने फिक्स की थी अभी वो फिर से ना डिसलोकेट हो जाती है और वो बंदा हंसता है कि तुम पागल हो, हमारे जैसा इस लेवल का बंदा मुझे आ रहा है, मैं तो मैजिक कल्टीवेट करता हूँ, तो बस बॉडी कल्टीवेटर हो, 3rd लेवल पे हो, जितना खा सकते हो उतना ही खाया करो। अंदर से अचंभित था क्योंकि ये बंदा अभी भी मरा नहीं था, मतलब अपना लौंडा जू थोड़ा दर्द में था और इस दौरान ये बंदा एक अटैक कर मारता है। जो पावर था आध्यात्मिक ऊर्जा जो इसकी थी वो एक आग के गोले के समान जू की तरफ पड़ती है। जू इसको डॉस करता है, मतलब थोड़ा हट जाता है, लेकिन वो जो आग का गोला था उसको फॉलो करता है। इधर ये बंदा जो था ना फिर से कुछ मंत्र वंत्र का यूज करता है क्योंकि ये मैजिकल वाला बंदा था, जैसे कि अपनी वो बंदी है जू की टीम में, दूसरा आग का गोला भेज देता है, तीसरा आग का गोला भेज देता है। जू जानता था भागना मुश्किल, अब जिनको इसने मारा था ना उनकी बॉडीज के आसपास था, तो एक को फेंक देता है एक आग के गोले पर जो कि जल के राख हो जाता है। इसे ये भी समझ में जाता है आग के गोला कितना खतरनाक है। ये जैसे आगे बढ़ रहा था ना तो दूसरे और तीसरे की तरफ, तब तक ये जो था बंदा ये क्या करता है ना अपने आग के गोले को फोड़ देता है। लेकिन जोकिंग जो था अपना थोड़ा दूर हट जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर की शरीर थोड़ा बहुत जल जाती है। अब इसके टीम का जो बंदा था वो चिल्लाता कि जल्दी करो, अपने इस बंदे का नाम लेकर के फ्लेम उलम कह के बुलाता है और ये भी कहता है हाँ कैप्टन मैं जल्दी कर रहा हूँ। बंदा फिर से 2 आग के गोले आगे की तरफ बढ़ा देता है और अभी काफी एरोगेंट था इस दौरान कि इस बार तो ये मर जाएगा। लेकिन सर्जेंट तो अपने जो थे यानी थंडर अपने वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं, बोल रहा था ना कि तुम्हारे लोग काम के नहीं। लेकिन जो कैप्टन थे वो शॉक्ड थे। जो ये बंदा था जो फ्लेम से अटैक कर रहा था अपने लॉन्डे पर जू पर, वो भी रिएक्ट करता है, लेकिन इसकी तरफ 2 मुक्के आते हैं। ये बैरियर बना देता है अपने आध्यात्मिक ऊर्जा से, लेकिन बैरियर टूटते हैं। लेकिन अब जू जो था क्योंकि पावरफुल एक बैरियर पे अटैक कर रहा है तो वो भी पीछे जाता है। लेकिन इसके हाथ में इस समय इसके दोनों अस्त्र थे, लेकिन चलाता भी है तो क्योंकि बैरियर की वजह से समय मिल गया था सामने वाले बंदे। फ्लेम बोल लेते अपन, पूरा नाम इसका आग, अगर हिंदी में बोलोगे तो आग का कौवा। लेकिन फिर भी ना जो लोहे का सरिया था छाती पे आके लगता है और जो तलवार थी छोटी वाली कान काट के निकल जाती है हल्का सा, लेकिन मेन जगह पर इसको चोट नहीं लगा तभी तक। तो जू जो था इसे 20 मीटर की दूरी पे आग से जला हुआ था, लेकिन अब भी जिंदा था क्योंकि उस समय इसको क्या लगा था इस बंदे को फ्लेम को कि मैंने 2 आग के गोले फेंके हैं तो इस बार तो मरा जाएगा। लेकिन आंखें एकदम बर्फ के समान ठंड। अब सोचो ये जो आग का कौवा था यानी ये जो बंदा था ये काफी पुराना बन जा रहा था और ये बोलता है ठीक है भेड़िए के बच्चे, एक एक दांत तोड़ के मारूंगा और उन्हें रख लूंगा मैं ट्रॉफी के रूप। शर्ट वर्ट जो था फाड़ देता है क्योंकि थोड़ी बहुत चोट लगती, फिर से कुछ मंत्र वंत्र पड़ता है, बड़ा सा आग का गोला बनाता है, उसे 5 भागों में बांट देता। लेकिन जू जो था वो फिर भी आगे बढ़ा, फिर से इसने जो आध्यात्मिक ऊर्जा का बैरियर बनाया था सामने वाले बंदे ने उसे तोड़ता है, तोड़ने की कोशिश करता है। के गोले चला रहे थे बट उससे फर्क नहीं पड़ता, बैटल चलता है और जू सेम लेवल पे तो था नहीं इस बंदे के। मेन प्रॉब्लम हो रहा था आग का गोला और वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा का बैरियर बनाया था उस बंदे, उसको तोड़ेगा तब तो भाई सामने वाले को खतरा दे सकते हो, और जब तक तोड़ते हो तब तक सामने वाला बंदा पूरा तैयार हो जाता है क्योंकि उसको समय मिल जाता है। जू जो था अपने उस क्रिस्टल की हीलिंग की वजह से अभी तक तैयार था, और देखो जो आसपास में वो जो करप्शन की ऊर्जा थी इस पर तो उसका कोई असर पड़ नहीं रहा था। और सामने वाला बंदा जो था जो फ्लेम था उसके कान का चोट तो कुछ नहीं था, लेकिन छाती पे जो लगा था वो धीरे धीरे खराब हो रहा था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी धीरे धीरे व्यर्थ हो रही थी बैटल में। लगातार करेगा तो इसके बॉडी में भी करप्शन की ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाएगी, तो इस पर प्रेशर तो कर ही रहा था। अब ये जो था ना ये बंदा नर्वस होने लगता, पैनिक करने लगता। इसको लग रहा था सामने वाला ये बंदा बहुत विचित्र है कि कंडेंसेशन का 3rd लेवल का बंदा आग का गोला कैसे झेल सकता है 5th लेवल के बंदे का, कितने झेल लिए और इसको कुछ असर नहीं पड़ रहा है। मैं भी रहता इसकी जगह तो नहीं सर्वाइव कर पाता। और इधर ये करप्शन की ऊर्जा बढ़ते जा रही थी, यानी करप्टेड होने की कगार पे था। और जो सामने वाला इसका कैप्टन था ना वो बैटल तो कर रहा था थंडर के साथ, लेकिन ध्यान दे रहा था, गुस्से में चला रहा था, फ्लेम क्या कर रहे हो, जल्दी मारो इसे। थंडर तो समझ रहे थे कि जोकिंग क्या कर रहा है, इस फ्लेम को करप्टेड करना चाहता है पूरी तरह से। कहाँ से इसके पास वो कॉन्फिडेंस है इन्हें भी नहीं पता, आपके अपने सीक्रेट्स होते हैं तो ये समझ सकते थे। इस दौरान ये बंदा क्या करता है ना अपनी छाती पे मारता है, और जो क्योंकि जहाँ पर चोट लगा था फिर जो ब्लड आता है उसको यूज करता है मंत्र पढ़ने के लिए। जू ध्यान से देख, खतरनाक चीज है और बहुत फास्ट वो बंदा भी अपने जो मंत्र पढ़ता है ना, तो जू के पास टाइम नहीं। अब ये जो काला खून था थोड़ा एक्सपैंड हो और ब्लडी गोला में बदल जाता और बहुत तेजी से जू के डायरेक्शन में बढ़ता और फ्लेम चल रहा था, बच्चे तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। अब इस टेक्निक के बाद इस बंदे के अंदर यानी फ्लेम के अंदर करप्शन और बढ़ता है, इसके पैर कांपने लगते, जू की आंखों में किलिंग इंटेंट बढ़ता है। जैसा कि सर्जेंट भी सोच रहे थे कि ये बंदा जानबूझ कर डिले कर रहा ताकि करप्शन फैल जाए फ्लेम के अंदर, लेकिन जू के पास एक और चीज थी कि जू की एक और आदत थी कि वो हमेशा अपने दुश्मन को मारना चाहता है। अब इस समय इसको पता था कि सही अपॉर्चुनिटी, वो बंदा भी थक चुका है। जू आगे बढ़ता है, वो
खूनी गोला आ रहा था, लेकिन फिर भी आगे बढ़ता बहुत तेजी से, सीधा नहीं बढ़ता। जिसके पुराने साथी की बॉडी वहां पे पड़ी थी ना, सैवेज की, उधर जाता है। पहले लाश जली थी, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत थी इसमें पावर। उनका वो जो दांत था वुल्फ वाला, वो भी पड़ा हुआ था शील्ड पे। शील्ड का इस्तेमाल करना चाहता था, शील्ड को उठाता फिर आगे बढ़ता है। अब ये जो आग का खूनी गोला था वो जोकिंग को हिट कर, जोकिंग को कम, शील्ड को ज्यादा हिट करता। एक्सप्लोजन होता, शील्ड 5 भागों में टूट चुका था। ज्यादातर अटैक खा जाता है, तो जूक को अटैक लगता है लेकिन उतना भी नहीं लगता है, तो आगे बढ़ता है फ्लेम की तरफ इस मौके का फायदा उठा करके। और इस समय ना फ्लेम हंस रहा था, क्योंकि वो अब दूसरा मंत्र पढ़ रहा था फिर से। और जू के पीछे से वो जो काले खून के कुछ बूंद पड़े हुए थे ना, जो अभी अटैक से, वो तीर के समान तीर में बदल जाते हैं और पीछे से जू की तरफ अटैक करते हैं इसके मंत्र के थ्रू। अब आगे फ्लेम था, पीछे से वो तीर आ रहे थे। जू इस दौरान लेफ्ट हैंड को मुक्के में बांधता है, लेकिन राइट हैंड से मुक्का मारता है और उसके हाथ की चमड़ियां एकदम फट जाती है जू की, लेकिन बैरियर को तोड़ देता है। और जू इस दौरान दूसरा मुक्का मारता है, तो बैरियर पूरी तरह से तब टूटता है और जू को बैकलेस भी लगता है। पीछे जा रहा था ये, फ्लेम और हंसता है क्योंकि पीछे से वो तीर आ रहे थे, लेकिन जू तुरंत आगे बढ़ता है, बैकलेस से पूरा पीछे नहीं जाता और उसी जगह पर मारता है मुक्का जहां पर अपने सरिया से इसके छाती में मारा था, और फिर पीछे हट जाता है। और ये जो फ्लेम था ना, सरप्राइज्ड होता है, थोड़ा पीछे जाता है फिर ये भी, और हंसता है क्योंकि ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं था, हल्का सा बस घाव खुला था। लेकिन थोड़े समय बाद जब ये अपने छाती की तरफ देखता है तो अचंभित, अंदर में कुछ स्केल्स वगैरह दिख रहे थे, दांत जैसे कुछ तो थे, और उसकी जो चमड़ी थी बहुत तेजी से सड़ने लगती, काफी दर्द उठता है और गुस्से से देख रहा था जू की तरफ। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो सांप का कुछ तो हिस्सा था, खोपड़ी का। इसी के तरह तो जोकिंग जितनी भी लाशें लेता है उनको गलाता था। लेफ्ट हैंड जब ये खोलता, एक उसमें एक एम्बर का टुकड़ा था, वही वाला जो कि इससे उस बंदे के हाथों से मिला था ना, जो खुद को इस समय उसको फोड़ने आ रहा था इस टुकड़े को, उसके थ्रू इसको थोड़ा सा पावर मिल गया था ना बैरियर को तोड़ने का, इसलिए इसने उसको मुक्के में क्रश किया था। और अब फ्लेम बोलना चाहता पर बोल भी नहीं पा रहा था, अब बॉडी में जहर फैल रहा था इसके। इसे ये भी पता था कि इसके अंदर में वो जो क्रिस्टल है वो जहर को कम कर ही देता है। अब हाथ से इसने क्योंकि जहर को भी पकड़ा था तो इसका हाथ थोड़ा सड़ रहा था, और फिर से ये फ्लेम की तरफ लेकिन पड़ता। फ्लेम चिल्लाता है, कैप्टन मदद करिए। कैप्टन अपने बंदे को बचाना चाहता था, लेकिन सर्जेंट इसको जाने नहीं दे रहे थे। फ्लेम के अंदर जो करप्शन था वो फैलने लगता, आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता। जब तक जू पहुंचता तब तक वो बंदा एकदम एक जगह रुक सा जाता और उसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। अब जू क्योंकि इस बैटल को निपटा चुका था तो थंडर और ब्लड की तरफ देखता है। जू क्योंकि खून में सना हुआ था, रात का समय हो रहा था, भाई गजब ही दिख रहा था कातिल। इवन जो कैप्टन था ना, जो कि जिसका पावर लेवल आप सोच लो कि कंडेंसेशन के 6 लेवल पे, उसकी भी फट रही थी। कितना खतरनाक बनता है तो ये तुरंत एक पंच मारता है थंडर की तरफ और भागने लगता। थंडर इस दौरान आगे बढ़ने वाले थे उसको रोकने के लिए, लेकिन आसमान में जो लालिमा देखते तो ये भी रुक जाते, कुछ खून की उल्टी करते जिसमें से हरा ब्लैकिश कुछ और निकलता। जोकिंग इन्हें थोड़ा सपोर्ट देता और फिलहाल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता और बोलते उसके पीछे मत जा, मतलब नहीं है क्योंकि उसकी टीम अब बची ही नहीं है। और इस दौरान ये बोलते ना आसमान में जो लालिमा थी कि मैंने ये चीज देखा है। जू का ये था कि भाई इसको भी निपटा देता हूँ, क्योंकि फॉरबिडन रीजन में इसके पास एक एडवांटेज रहता था, क्योंकि करप्शन इसे प्रभावित करता नहीं था। इस दौरान ना ये जो थंडर बोल रहे थे कि इस माहौल को उन्होंने पहले भी देखा, तो दूर जंगल से ना किसी गाने की आवाज आती। जितने भी जानवर थे ना ये करप्टेड वाले सभी शांत हो जाते, मानो एक वुमेन अपने हस्बैंड के जाने का शिकायत कर रही हो, ऐसा गाना था। चारों तरफ ना वो लाल रंग का कोहरा फैल जाता है। आवाज जिधर से आ रही थी उधर ये दोनों देख रहे थे। जू जो था एकदम चौकन्ना था और दूसरे यानी अपने थंडर थोड़े कंफ्यूज थे। अलग कोल्डनेस फील करता इस दौरान जू, जैसा कि ब्लड रेन में फील किया करता था। मतलब थर्ड इस लेवल का ठंडक था ना कि इसे ये ले नहीं सकते, इसके दांते कटकटाने लगते। इवन दूर वो जो बंदा भाग रहा था अपना कैप्टन दूसरी टीम वाला ब्लड शैडो वाला, वो भी कांपने लगा। मतलब मानो कोई तो था जो उसके पास आ चुका था या ऐसा लगा उसे उसके पावर को खींच रहा है। इवन ये देखता है, वो देख पा रहा था कि व्हाइट एनर्जी निकल रही है ब्लड शैडो की बॉडी से और जा रही है कहीं, तो फिर उसकी बॉडी खत्म हो जाती है, लाश धीरे धीरे धूल में बदल जाता है। और ये जो धुंध था ना एक घूमते घूमते इन दोनों की तरफ अब बढ़ता है। और देखता क्या है ये कि जहां पर वो मरा था कैप्टन अभी, वहां पर ना किसी वुमेन के जूते दिख रहे थे, बस जूते ही दिखते और जूते इसकी तरफ पड़ते इन लोगों की तरफ, मतलब। और आवाज आ रही थी उस गाने की, मतलब एक अदृश्य महिला इनकी तरफ पड़ रही थी और मेनली ये जू की तरफ पड़ रही थी। अब जू भागने को सोचता है, लेकिन ठंडी इतनी लग रही थी ना, मतलब कि ये हिल नहीं पा रहा था, ऐसा समझ लो। जैसे वो चीज इसकी तरफ पड़ रही थी ना, एक भारी आवाज आती है अपने थंडर की और ये बोलते हैं टाओ होंग क्या ये तुम हो। जैसे ये बोलते हैं ना, वो आवाज जो कि गा रही थी वो रुक जाती है, मानो ये थंडर की तरफ देख रही। थंडर वैसे भी अब सांस लेने में बहुत ही, मतलब इनकी सांसें बहुत फास्ट चल रही थी, बैटल से काफी थक चुके थे। मानो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं एज अ यिन एंड यांग। थोड़ी समय में दोनों एक दूसरे के पास थे और ये जो वुमेन थी मानो नील कर रही थी थंडर की तरफ। थंडर उसे टच नहीं कर पा रहे, काफी दुखी थे। और उसके बाद ये वुमेन ना थोड़े चक्कर लगाती है जू के और फिर यहाँ से गायब हो जाती। एक गाना का आवाज आता है कि तुम अब मुझसे पूछ रहे थे कि कब आओगे ना, मैं तुम्हें समय नहीं दे सकता, मतलब ऐसा कुछ तो गाना था। थोड़े समय बाद धीरे धीरे गाना गायब हो जाता है, जो भी अब मूव कर पा रहा था। और फिर थंडर बोलते तुम सोच रहे होगे ना वो क्या चीज थी या जो भी,
तो ये बताते तुम्हें पता है, जैसा कि तुम्हें पता ही है, वो क्रूसी भी बोल रहा था कि इस गाने के बारे में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं, उनमें से मैं एक हूँ, क्योंकि नॉर्मली जो गाना सुनता है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब मैं उससे ऐसा अलग हूँ जैसे यिन से यांग है। इस जगह का वेट मत करो, मैं जिसे देखना चाहता था अब देख चुका हूँ, तो मैं अब खाली हो चुका हूँ। ये काफ़ी बूढ़े भी हो चुके थे। अब सो को भी लगता है ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे ये देखना चाहते हैं। तो स्टोरी हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में, अगर वीडियो ब्लॉक नहीं हुआ तो। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल कमिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।